नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा का भाग 3। इसके 2 भाग मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिनमें से फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था मैकाले का विवरण पत्र और सेकंड पार्ट में हमने बताया था वुड का घोषणा पत्र के बारे में। आज हम तीसरे भाग में बात करेंगे हंटर कमीशन 1882 के बारे में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं, इसीलिए इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज में सभी टॉपिक्स आपके वही टॉपिक्स कराए जाएंगे जो कि बीएड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं और जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हंटर कमीशन 1882। हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये बात हम ध्यान रखेंगे क्योंकि वेल शॉर्ट में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हंटर कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे हम लिखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग। तो हमें दोनों नाम को ही ध्यान रखना है, हंटर आयोग या हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग, ये एक ही मतलब है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आयोग की नियुक्ति के कारण कि क्या क्या कारण थे जिस वजह से इस आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी। दोस्तों वुड का घोषणा पत्र जब आया तब भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत प्रगति हुई। शिक्षा को एक नया आयाम भी मिला। अनेक विद्यालयों का भी प्रचार खूब हुआ, परंतु घोषणा पत्र के जो सभी सुझाव थे, सभी सजेशंस जो घोषणा पत्र में वुड ने दिए थे, उनको ईमानदारी के साथ नहीं निभाया गया। ईमानदारी के साथ उनको अप्लाई नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसके कारण से शिक्षा में नई नई समस्याएं उत्पन्न हो गई और जितने भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बने वुड के घोषणा पत्र के संबंध में, उनका उद्देश्य छात्रों का संपूर्ण विकास करना ना होकर केवल ऐसे बाबू तैयार करने हो गए जो कि सरकार के उपयोगी पुर्जे बन सके। उपयोगी पुर्जे मतलब कि उपयोग में लाए जाने वाले पार्ट्स बन सके। जैसे मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार भारतीय भी बस मशीन की तरह ही काम करने लगे और विद्यालय क्या हुए, संस्कृति का केंद्र ना होकर केवल डिग्री बांटने वाले संस्थान हो गए। उसमें छात्र एडमिशन लेते हैं लेकिन उनका कोई नैतिक विकास, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है, उच्च शिक्षा के लिए ज्ञान दिया जाता है और बाबुओं को ऐसा को तैयार कर लिया जाता है जो कि सरकार को चलाने में सहायता कर सके। इन सभी कारणों को देखते हुए देश के जो एजुकेटेड सिटीजन्स थे, जो शिक्षित नागरिक थे, उनको ये अनुभव होने लगा कि जो वुड का घोषणा पत्र था, वुड का आज्ञा पत्र था, वो अब समाप्त हो चुका है। अब देश को एक नई शिक्षा योजना की आवश्यकता है जिसमें पूरी शिक्षा की एक नए सिरे से जांच की जाए और जो भी इसमें सुधार हो, उस संभव सुधार हो किए जाए। तो सन 1882 ईस्वी में ब्रिटिश लोकसभा के भारत के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन बने थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। उस समय जो सर विलियम हंटर थे आयोग के अध्यक्ष चुने गए। इसी वजह से भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन भी कहते हैं। इस भारतीय शिक्षा आयोग में कुल 30 सदस्य थे, जिनमें से 7 भारतीय प्रतिनिधि थे जो कि थे सैयद मोहम्मद गुलाम, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस, केटी तेलंग, पी रंगनंद, मुदालियर, महाराज जितेंद्र टैगोर आदि। महाराज जीवेंद्र टैगोर। अब हम बात करेंगे दोस्तों आयोग के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र क्या क्या थे। जब आयोग को बनाया गया तो उसके क्या क्या उद्देश्य रखे गए। लॉर्ड रिपन ने भले ही शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, लेकिन वो शिक्षा में कोई भी ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल चेंजेस लाना नहीं चाहते थे। ये बात उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि उन्होंने कहा था, ये बात क्लियर करते हुए कि जो सन 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था, उस घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा नीति को बहुत ही अच्छे ढंग से और प्रभावशाली ढंग से, यानी कि इफेक्टिव तरीके से दर्शाया गया है और मैं भी उसी के अनुसार चलना चाहता हूं। तो लॉर्ड रिपन के इस कथन से साफ साफ क्लियर हो जाता है कि हंटर कमीशन का जो उद्देश्य था वो ज्यादा व्यापक नहीं था, थोड़ा सा ही सीमित था। उसका जो उद्देश्य था केवल यही था कि जो वुड का आज्ञा पत्र है, वुड का घोषणा पत्र है, उसको ही और ज्यादा सुदृढ़ बना सके। तो चलिए देखते हैं आयोग ने क्या क्या अपनी सिफारिशें, क्या क्या अपने सुझाव दिए। सबसे पहले आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए अपने सुझाव दिए।
इस संबंध में कमीशन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है वो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। भारतीय भाषा से मतलब था हिंदी, अरबी, संस्कृत आदि। प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो जनता में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए, ना कि उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए छात्रों का तैयार करना। मतलब कि यहाँ जैसे बोर्ड के घोषणा पत्र में ईमानदारी से काम नहीं हुआ और वहां पर ऐसे विद्यालय बन गए जो कि सिर्फ डिग्रियां बांटते थे और उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया, प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो जनता में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए, ना कि उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को तैयार करना। यहाँ पर इसका मतलब कमीशन का ये था कि शिक्षा ऐसी हो जो छात्रों का विकास करे, ना कि ऐसी हो कि बस अगली कक्षा में प्रवेश लाने के लिए छात्रों को तैयार करती रहे। आगे आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को और अच्छा बनाने के लिए सभी राज्यों को भी अपना अपना योगदान देना चाहिए, अपनी अपनी मदद करनी चाहिए। पाठ्यक्रम को लेकर कमीशन ने यह कहा कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे सब्जेक्ट लिए जाएं, ऐसे सब्जेक्टों को चयन किए जाए जिससे कि सभी छात्र स्वावलंबी हो सके, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो सके। इसके लिए आयोग ने भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, क्षेत्रमिति, बहीखाता, कृषि आदि ऐसे विषयों को शामिल करने का सुझाव दिया जिनसे प्राथमिक शिक्षा में ही छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान मिल सके और वे उसके बल अपना आगे अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो कर सके। ये तो थी प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो आयोग ने सुझाव दिए। इसके बाद कुछ और सुझाव दिए, जैसे कि सभी देशी पाठशालाओं को भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इनके संचालन की जिम्मेदारी नगर पालिका तथा जिला बोर्ड की हो और इनके पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। मतलब इनके पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जाए वो इनको पूरी छूट है। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाए। इस प्रकार हंटर कमीशन ने देशी पाठशालाओं को भी महत्व दिया। आगे हंटर कमीशन ने बात की माध्यमिक शिक्षा की, सेकेंडरी एजुकेशन की। माध्यमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने कहा गया कि सहायता अनुदान प्रणाली के बल पर शिक्षा का भार योग्य और अनुभवी भारतीयों को दे दिया जाए। मतलब सहायता अनुदान प्रणाली के साथ साथ शिक्षा का जो भार है, शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो योग्य और अनुभवी भारतीयों को दे दिया जाना चाहिए। मतलब सरकार को शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को आयोग ने 2 भागों में बांट दिया। पहला पाठ्यक्रम उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स हाई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पहला पाठ्यक्रम तो उन लोगों के लिए हो गया। दूसरा पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए हो गया जो कि व्यावहारिक या व्यवसाय करना चाहते थे, तो उस पाठ्यक्रम के द्वारा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही सही माना गया। दोस्तों, उच्च शिक्षा को लेकर किसी भी जांच के लिए आयोग को नहीं कहा गया था, क्योंकि पहले ही ये लॉर्ड रिपन ने क्लियर कर दिया था कि वो वुड के घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग ही चलना चाहते हैं। वो बस उसको सुदृढ़ बनाने का कार्य किया और प्राथमिक शिक्षा पर ही ज्यादा ध्यान दे। लेकिन फिर भी आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव उच्च शिक्षा को लेकर भी दिए। आयोग ने कहा कि कॉलेजों में शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव कोशिशें करनी चाहिए। कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा हर प्रकार की पुस्तकों का प्रबंध होना चाहिए। योग्य विद्यार्थी जो हो और जो निर्धन हो उनको छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए। इस प्रकार हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सभी में अपने अपने सुझाव दिए। इससे अलग आयोग ने स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा आदि सभी समुदाय की शिक्षाओं पर भी बल दिया, जैसे आदिवासियों की शिक्षा, पिछड़ी जातियों की शिक्षा, सभी जातियों की सभी वर्गों की शिक्षा पर हंटर कमीशन ने बल दिया। हंटर आयोग थोड़ा सा बड़ा इसी कारण से है क्योंकि इसमें हर स्तर, हर पक्ष की बात की गई है। आइए अब देखते हैं हंटर कमीशन के क्या क्या गुण थे, क्या क्या दोष थे। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हंटर कमीशन। दोस्तों, सीरीज के पूरा हो जाने पर एक ऐसी वीडियो भी मैं लाने वाली हूँ जिसमें आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम में उन प्रश्नों को किस तरह से लिखें कि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके, सबसे अच्छा तरीका ये भी बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये सभी वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना आपको वो वाली वीडियो ज्यादा खास कुछ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं केवल इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ही डिटेल से कवर करा रही हूँ, इसलिए सीरीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए सभी वीडियोस को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कमीशन के गुण, मेरिट्स ऑफ हंटर कमीशन। दोस्तों, अभी पीछे मैंने बताया कि आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में चिकित्सा, क्षेत्रमिति, बहीखाता
आदि ऐसे विषयों को स्थान दिया था। यह हंटर कमीशन का एक बहुत बड़ा गुण था, क्योंकि इसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा का ज्ञान व्यवहारिक और जीवन उपयोगी हो गया था। यह उनके लिए बहुत फायदे का था जो गरीब वर्ग के थे और आगे शिक्षा पूरी नहीं कर पाते थे। आयोग ने प्रत्येक स्तर के शिक्षा के संबंध में सिफारिशें की, जिससे प्रत्येक वर्ग के विकास में सहायता मिली। माध्यमिक शिक्षा में छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया गया, जिससे छात्र अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ सके। चूंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसी प्रकार आयोग के इतने गुण होते हुए भी कुछ न कुछ उसके दोस्त भी थे। जैसे आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार की जगह जनता पर दे दिया, सरकार को इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया। इस वजह से शिक्षा का प्रसार ज्यादा नहीं हो पाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।